ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं। पी ब्लॉक चैप्टर शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट जो अभी तक लेटेस्ट सिलेबस में क्लास +2 के आ रहा है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ उतना ही सिलेबस हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ने के का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इजी है, बहुत कम पोर्शन इससे आ रहा है। अगर बहुत कम पोर्शन आ रहा है तो ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चंस होंगे। 10 नंबर का आ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर, जितना भी अभी हम करने वाले हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर ये पीरियोडिक टेबल का कुछ पी ब्लॉक का हिस्सा मैंने बनाया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने। अगर आपको एलिमेंट्स याद करने हैं तो हमारे YouTube के चैनल के अंदर मैंने शॉर्ट्स के अंदर इनके सभी के निमोनिक्स बना रखे हैं, जैसे कि ये कहे शिवजी, सुने पार्वती, फिर नालायक पढ़, ऐसे सद्बुद्धि भी मिलेगी, बाल गंगाधर, इंदिरा तिलक नहीं है ना। तो इस टाइप के कुछ हमारे पास निमोनिक्स हैं, तो आप निमोनिक्स वहाँ पर जाके पक्का देखिए, जिससे आपको पता चलेगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो हमारे पास आने वाला है, इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर रहे हैं इस वीडियो में। हम एटॉमिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो पी ब्लॉक की, पूरे पी ब्लॉक की जो होगी, वो क्या होगी? NS2 मतलब कि एस शेल आने वाली है, और NP126 मतलब टोटल NP में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल आउट होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें है कि 1 2 3 4 5 और एक 6 ग्रुप्स है इसके पास। 1 2 3 4 5 और 6 ही पीरियड्स हैं। इन पीरियड 7 पीरियड है ना। 7 पीरियड के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है, इस पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक को। अब पी ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा ग्रुप 15। ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया है पी ब्लॉक का। अब हमें क्या देखना है कि इसकी एटॉमिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्रुप 15 है। इस ग्रुप 15 को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 को जाना जाता है नाइट्रोजन फैमिली के नाम से। अगर आपको सबसे पहले लिखना है इसके एलिमेंट्स के बारे में तो निमोनिक्स से याद रखिए, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना। निमोनिक्स से रखिए। नालायक पढ़, ऐसे सद्बुद्धि भी मिलेगी, है ना। ये लास्ट वाला जो एलिमेंट था ये नया है। अगर नया एलिमेंट है तो इसमें ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, फिलहाल इसकी स्टडी लिमिटेड है तो इसको नहीं पढ़ते हैं। ये नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज आर्सेनिक, दिस इज एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। इन कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाला हूँ। ग्रुप 15 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी ब्लॉक की तो NS2 NP 1 से लेकर 6 थी, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी रहने वाली है? तो ग्रुप 15 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, दिस इज ग्रुप 15, मतलब लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। 5 इलेक्ट्रॉन, सभी में ही 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो 1s2 एंड NS3 और जो N होगा वो कहां से कहां होगा? 2 से लेकर 6 तक, बिकॉज देयर आर 6 रोज, है ना। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो या फिर पीरियड बोल सकते हो इसको। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास क्या है, अगर मैं बोल लूं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 7 है। 7 + 8 दिस इज 15, 15 + 18 इज 33, 33 + 18 इज 51, 51 + 32 अगर हम करेंगे तो 83 आएगा। तो ये एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दिए हैं। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना मैंने आपको सिखाया है ना। 1s 2s 2p 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन चुकी है ना। 1s 2s 2p ये क्या ऑर्डर है, या ऑफ वो प्रिंसिपल से हमने सीखा था, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, है ना। सीखते रहो। 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहाँ पर 2 और 3 रहेगा। अच्छा, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, S के अंदर 2 आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, D के अंदर 10 आते हैं, F के अंदर 14 आते हैं। आर्सेनिक का देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना। इस टाइप से हम चलने वाले हैं। फिर 4p आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 और 3 33। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल ये होगी, यहाँ पे वैलेंस शेल ये है, यहाँ पे वैलेंस शेल ये है। तो इस तरीके से आप इसका भी कर लोगे, है ना। यहाँ पर 5 जो भी बनेगी, तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आप कैसे लिखने वाले हो, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि आगे वाला जो भी पार्ट है
वो एक नोबल गैस की तरह ही है। तो नोबल गैस की भी यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन पुट कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह 1s2 की जगह क्या करूं, हीलियम, ओनली हीलियम। आगे 2s2 2p3, खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, हीलियम, नियन है ये, 10 नियन का होता है, नियन। फिर ये बन गया 3s2 3p3, दिस इज एर्गन, 4s2 3d10 एंड 4p3। और यहां पे क्या आएगा, हीलियम, नियन, एर्गन, क्रिप्टन एंड जीनॉन। 5s2 4d10 5p3, 6s2 5d10 6p3। तो इस तरीके की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। ऑप्शनल टेस्ट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का पूछी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जितना सा कार्यक्रम आप ध्यान रखिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। मैं बीच बीच में अगर आपको लगता है कि कहीं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो दैट्स वेरी वेरी गुड, है ना। आगे चलते हैं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने सीखा है अभी तक। इसके बाद हम चलते हैं इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज की ओर। एटॉमिक प्रॉपर्टी के जो बेस है, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बेसिक क्या होती है, वो सारी की सारी मैंने कवर कर रखी है शॉर्ट्स के अंदर ही, है ना। शॉर्ट्स के अंदर बेटा मैंने इसलिए कर रखी है ताकि सारी की सारी जो हमारा बेस होता है वो हर चीज का सेम ही होता है। तो आप बेस पढ़ते रहो, जिससे आपको एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो पढ़ते हुए कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। अपनी मेमोरी में बिठा लो वो बेस लेवल की चीजें। अगर आपको शॉर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे i360 ट्यूटर मैंने पेज बना रखा है, वहां पर भी रील्स डाली हुई है इन सब चीजों की, तो आप उसको फॉलो करें और वहां से स्टडी कीजिए। चलिए अभी हम चलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की ओर। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज सबसे पहली क्या है, एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज, एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज। अब आप वेरिएशन पढ़ने वाले हो। एटॉमिक साइज था क्या कि हमारा जो न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होगा यहां पर अलोंग द पीरियड, पीरियड में क्या होने वाला है, मतलब कि अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 14 अगर मैं यहां पे ले लूं, फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन आता है, यहां पे सिलिकॉन आता है, यहां पे फास्फोरस आता है। तो ग्रुप 15 जब भी मैं लेफ्ट साइड में चलता जाता हूं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन जो भी एंटर हो रहा है वो सेम शेल में हो रहा है। जैसे कार्बन है, कार्बन का मतलब क्या, 6 मतलब पहले 1 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसमें 5। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रह रही है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या रह रही है, सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो एक न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे उसका जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ग्रुप 15 का जो साइज है वो ग्रुप 14 से क्या होगा, छोटा होगा, और ग्रुप 16 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ग्रुप 16 की बात करूं, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं साइज को अलोंग द पीरियड में, कि हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। 14 डिक्रीज होगा, 14 15 16। ये जो ग्रुप्स के एलिमेंट है आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये जो वेरिएशन था ये पीरियड के अलोंग था। अब जो वेरिएशन है मैं किसके पास पढ़ने वाला हूं, ग्रुप से वेरिएशन पढ़ने वाला हूं, है ना। पीरियड का हटा देते हैं कार्यक्रम, ग्रुप का जो कार्यक्रम है उसके अंदर हम देखेंगे कि साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि शेल्स बढ़ती जा रही है। हर बार जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग अलग शेल में जा रहा है, NP, AS, नालायक पढ़, ऐसे सद्बुद्धि भी मिलेगी, है ना। तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं आप देखोगे, ये 1s 2s, नंबर ऑफ शेल जो थी यहां पे बढ़ती जा रही थी 2p, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी। यहां पे आया था 3s 3p, यहां पे आया था 4s 4p और 5d, है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स यहां पे इंक्रीज होती जा रही थी, नीचे नीचे तरफ जाते जाते। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है ना, तो हमारा जो रेडियस है वो बढ़ेगा कुछ इस तरीके से। पहले वाले में 2 शेल थी, तीसरे वाले में 3 शेल मिलेंगी, चौथे वाले में 4 शेल मिलेगी। देखो वैसे तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते हुए इंक्रीज ही होगा, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है कि जब हम यहां तक तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, लेकिन फास्फोरस के बाद जो ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये थोड़ा स्लो इंक्रीज है। दिस इज अ स्लो इंक्रीज। व्हाई इट इज ए स्लो इंक्रीज, ये स्लो इंक्रीज इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक नया फैक्टर जन्म ले रहा है जो कि है शील्डिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट को ध्यान समझो, वैसे तो आपके वर्ड से ही क्लियर है शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है ना। फिर भी देखिए शील्डिंग इफेक्ट, सबसे पहले हमारी जो ऑर्बिटल आती है वो S आती है, फिर P आती है, फिर D आती है, फिर F आती है। 4 ऑर्बिटल होती है। S न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होती है, P थोड़ी सी दूर होती है, D और दूर होती है, F और दूर होती है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को शील्ड किसने कर रखा है, पकड़ किसने रखा है, S ने और P ने ज्यादा।
एस ने और पी ने ज्यादा इंक्रीज कर रखा है। लेकिन जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं, हमारे पास जो डी और एफ है, डी और एफ है, वो इतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना रही है। मतलब डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर है। लेकिन हमारा एस और पी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट मोर। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारा पी से लेके बिस्मथ तक आते हुए वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अब जो है चार्ज तो इंक्रीज हो गया, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, लेकिन अब वो फैक्टर ज्यादा डोमेन में आ चुका है। क्योंकि बाकी जो दूर के डी और एफ से फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, उसको शील्ड ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको अगर स्क्रीन ही नहीं कर रहे हैं, शील्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इस फैक्टर में अपने आप को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर हो जाता है, इसलिए वो इंक्रीज तो हो रहा है, थोड़ा स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है। तो आप बता सकते हो कि इसमें अगर साइज की बात करी जाए तो एन का जो साइज है वो बड़ा पी ए एस एस बी बी आई होगा तो यही, लेकिन ये जो इंक्रीज होगा ये थोड़ा सा स्लो होगा, है ना, स्लो होगा। या फिर ऐसा बोल दिया जाता है अगर डिक्रीज कुछ एमएम में है तो बहुत छोटे 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 एमएम में होने वाला है। इस तरीके से ये एटॉमिक साइज का या फिर आयनिक साइज का जो हमारा कार्यक्रम है वो खत्म होता है। इसमें एक ही चीज पढ़ने की थी, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट और पुअर शील्डिंग इफेक्ट। डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वही फैक्टर मेन होता है न्यूक्लियर चार्ज का, इसलिए ये ग्रेजुअल डिक्रीज हो, इंक्रीज थोड़ा स्लो होता है। आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एटॉमिक आयनिक साइज हम कर चुके हैं। पहली एटॉमिक प्रॉपर्टी थी एटॉमिक साइज, दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या था कि कोई भी एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी जो वो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ डाउन द ग्रुप जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। देखो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, साइज इंक्रीज हो गया, तो यार न्यूक्लियस के पास इतना ज्यादा मतलब इफेक्ट, इतना ज्यादा जोर नहीं है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच ले जो वो शेयर्ड पेयर है। क्योंकि ऑलरेडी नीचे आते 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 न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा हो रहा है वैसे, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो रही है। लेकिन अगर अलोंग द पीरियड में बात करूं, ये डाउन द ग्रुप बात कर रहा था, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। एक और फैक्टर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज में डाल सकता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो आगे पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी एक अलग से ही पॉइंट बना के, ये सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस था। अगर मैं अलोंग द पीरियड की बात करूं तो पीरियड तक जाते जाते हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। आप समझ ही चुके होंगे, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका है, ज्यादा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो बाहर के साइज छोटा हो रहा है लॉन्ग द पीरियड जाते जाते। अगर ऐसे जा रहा हूं, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हमारा जो ये है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो वो नाइट्रोजन है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अलोंग द पीरियड जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता रहता है, साइज छोटा होता रहता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, शेड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच सकता है, पावर आ चुकी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट इतना ही है। आगे चलते हैं हमारे पास तीसरे की ओर, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या कि वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप बताओ कि हमारे पास ये है NPASSBBI, है ना, नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज होता रहा है, शेल इंक्रीज हो रही है, ये 2 3 फिर 4, है ना, फिर 5। तो यार तुम खुद सोचो ना, अगर साइज इतना इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस की यहां पे होल्ड कम हो रहा है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड कम है लास्ट शेल तक जाते जाते, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, एनर्जी कम लगेगी। तो हम क्या बोलने वाले हैं, द डाउन द ग्रुप, मैं इसे ब्लैक पेन से लिखता हूं अगर ये विजिबल नहीं है इससे, कि डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ऐसे ही अलोंग द पीरियड देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ही इंक्रीज हो चुका है तो दोस्तों तुम ये बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। रीजन मैं बोलता रहता हूं, साथ के साथ लिखते रहा करो, है ना। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तुम कुछ चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। अगर वो फर्दर 1, 2 या 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता है, चलिए मैं एक और कॉन्सेप्ट इसमें बीच में लेके आता हूं। अगर शील्डिंग इफेक्ट का अगर मैं कॉन्सेप्ट ले आऊं तो तुम ये भी ध्यान रखो ना कि एन से लेके बी आई तक अगर यहां तक साइज बढ़ रहा था लेकिन ये वाला साइज थोड़ा बढ़ रहा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उसी ट्रेंड में चलने वाली है कि यहां तक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, यहां भी बढ़ेगी, सॉरी डिक्रीज होगी, यहां से भी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। अब हम आगे चलने वाले हैं किसकी ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। अभी तक हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो यही पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले कौन सी बता रहा हूं मैं, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, और हम जानते हैं दैट अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है या फिर साइज छोटा हो रहा है, चीजों को कॉन्ट्रासेप्टिव करके पढ़ा करो, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका है तो हमारी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को देना इतना आसान नहीं होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं पीरियड की बात करूं, सॉरी ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप, तो जब भी मैं ग्रुप की तरफ चलता चला जाऊंगा तो हमारा जो वेरिएशन है मेटेलिक कैरेक्टर का वो इंक्रीज होता चला जाएगा। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देना, अगर दे देगा तो हम किस में बोलने वाले हैं इसको, इस डाउन द ग्रुप को, दैट हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर एक बात और सोचो तो आप, ये है कुछ NPASSBBI, अगर आप एक बात सोचो तो आप पाओगे कि ये जो N और P है ये नॉन मेटल्स हैं, ये जो AS और SB है दीज आर मेटलोइड्स या फिर सेमी मेटल। व्हाट आर मेटलोइड्स एंड सेमी मेटल्स, दैट हैव बोथ, दैट फॉलो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है। तो बिस्मथ जो है, ये बिस्मथ क्या करेगा, ये जो है लास्ट में जाता जाता क्या दिखा जाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होगा, मेटल होगा। मेटेलिक प्रॉपर्टीज का कार्यक्रम भी इतना ही है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो बिल्कुल इसका अपोजिट, देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोल दिया अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बोलो कि इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेरिएशन क्यों, वही न्यूक्लियर चार्ज का और वही साइज का। बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज्यादा आसान है, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर दो बहुत हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, है ना, ये है NPASSBBI। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, N से लेके AS तक जाने तक हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, अरे साइज बढ़ रहा है। साइज अगर इंक्रीज हो गया या फिर साइज हमारा इंक्रीज हो गया, वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगी। वंडरवॉल फोर्सेज यानी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देना पड़ेगा अगर इसको मेल्ट करना है।
किसी भी बॉन्ड्स बढ़ चुके हैं, तो हमारे पास N से लेके AS तक जाने तक हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, लेकिन SB से BI डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज ऐसा क्यों हुआ डिक्रीज? देखो ये था कुछ 7 है ना, 15, दिस इज 33 है ना, मतलब जो भी आएगा ये 51 एंड 83। तो हमारे पास NP और AS यहां तक जाते हुए क्या बोला मैंने, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहां आने के बाद क्या दिक्कत हो गई कि हमारा जो बिस्मथ और SB है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाते हैं। ये तो 5 बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन यहां पर 2 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब ऊपर वाला जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस और आर्सेनिक है वो तो अपने लोन पेयर को शेयर करके 5 बॉन्ड बना सकते हैं। अभी तक इतना जानो है ना, आगे हम बॉन्ड्स के बारे में और जानेंगे। लेकिन हमारा जो ये एंटीमनी और बिस्मथ, इनका साइज भी बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग डी और एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वो उसको डोनेट नहीं करता है ना, उसकी वजह से ये 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। वहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे थे, यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये रीजन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अगर इसी से मैं डेंसिटी को करूं, थर्ड प्रॉपर्टी डेंसिटी बोल लूं, तो देखो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप पता है कि मास बढ़ रहा है, अगर 7 इसका 14 कुछ डबल होगा, डाउन द ग्रुप मास बढ़ता ही चला जाएगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ रहे हैं, है ना। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए डेंसिटी क्या होने वाली है? डेंसिटी इंक्रीज होने वाली है। किसने बोल दिया ऑर्डर लिखो, तो आप लिख देना ऐसे करके, क्या फर्क पड़ता है। तो इस टाइप की ये चीजें थी, है ना। अगर एक और लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है मेरे ध्यान में, है ना, वो क्या करनी चाहिए हमें, दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी से पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना, दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोप होता है कि एक ही मेटल कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक ही मेटल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। चौथी ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। एलोट्रोपी का मैंने मतलब क्या बताया कि एक ही मेटल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस और आर्सेनिक है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेटल ऐसी हैं जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। एलोट्रोप्स फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। देखना क्या कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तो है। इनमें से बिस्मथ और एंटीमनी दे नेवर शो एलोट्रोप्स, वो शो नहीं करते एलोट्रोप्स। ये दोनों एलोट्रोप्स नहीं दिखाएंगे, इनका कोई और, ये एक नाइट्रोजन है ऐसा ही मिलने वाला है। फोस्फोरस 3 एलोट्रोप शो करता है, 3। दैट वन इज व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी 2 एलोट्रोप्स दिखाते हैं, 2 एलोट्रोप्स, दैट इज ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है, सॉरी, सिल्वर एंड ग्रे। तो इस तरीके के कलर होते हैं हमारे इन एलोट्रोप्स के। मतलब ये जो बीच के 2, ये इस फॉर्म में मिलेंगे, 2 फॉर्म्स में मिल सकते हैं, ये 3 फॉर्म में मिल सकते हैं। नाइट्रोजन बिस्मथ मिलना ही नहीं वाला है, तो इसको काट दो। ठीक है, चलिए अब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर हम बढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जिससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। ये है NPAS, SB, BI। अब देखो, आप जानते हो कि आपके पास जितने भी मेटल्स हैं, ये सॉरी नॉन मेटल्स हैं, है ना, ये वैसे नॉन मेटल है, ये बीच में मेटलॉइड्स आते हैं, ये हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर शो कर देता है। लेकिन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, क्या कर सकते हैं इसका, ये 7 है, मतलब 2 और 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बेसिकली सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन कौन से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेना। भाई 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 कर लेगा, हो गया स्टेबल। तो 3 कौन लेगा? ये इनमें से सिर्फ नाइट्रोजन ही 3 ले सकता है। वैसे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही 3 ले सकता है, उसके अलावा कोई 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। बट फिर भी इसके अलावा भी इनके जो एक आधे के कोई कंपाउंड है वो जाने जाते हैं। देखो, नाइट्रोजन अगर 3 ले लेता है, क्योंकि ये छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा, है ना, ये बना सकता है NCl3, है ना।
ये इतनी आसानी से नहीं बनाते, बट फिर भी हम मान सकते हैं दैट PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, BiCl3, तो ये इस फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -3। अच्छा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम। -2 की अगर मैं बात करूं, -2 की, तो उसमें हमारा सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस शो करेंगे, ये शो ही नहीं करेंगे, है ना। इसमें से भी क्या शो करेंगे, देखना इस फॉर्म में, लाइक आपने एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो NH2 एंड NH2 हाइड्रोजीन, इसमें नाइट्रोजन शो कर रहा है -2 पे, है ना। फॉस्फोजीन PH2, इसमें भी फॉस्फोरस -2 पे है। अगर मैं -1 की बात करूं तो हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH, है ना, इसमें नाइट्रोजन जो है वो -1 पे है। तो ये सिर्फ इतने ही हैं, है ना, इसके अलावा ये कोई शो नहीं करेंगे। अगर जनरल भी मैं देखूं तो नेगेटिव के अंदर -3 शो होने वाली है, -2 और -1 के जो कंपाउंड है वो थोड़े कम है। आगे चलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। मैं साथ क्या रब कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ना, है ना, मेरा फास्ट चलता रहेगा, तुम अपना स्पीड स्लो कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है मोबाइल। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, ये दो तरह की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। एक करती है +3 और एक करती है +5। एक करती है +3 और एक करती है +5, है ना, सॉरी +3, हाँ +3 और +5। तो आप ये देखो +3 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रॉन को दे देना। इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, वो जो हमने पहले जो एग्जांपल किया था नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो थोड़ा सा हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है ना। उसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं देखना, मैंने वहां पे उल्टा कर दिया था। चलो उसको अगर मानो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डाल सकते हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर मैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन लेने थे, सॉरी नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना होता है, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, वो मोर मेटेलिक से लेगा। मोर मेटेलिक कैसे, लाइक Mg, लाइक Ca, लाइक Zn, है ना, लाइक सोडियम, ये ज्यादा मेटेलिक है इनसे। तो हमारा जो -3 है वो किसमें करने वाला है एग्जिस्ट, -3 में आप लिखने वाले हो, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं N की, तो ये बनेगा Mg3N2 में, ये बनने वाला है Ca3P2 में, ये बनने वाला है किसमें, Ca3AS2, दिस इज Na3Sb2, दिस इज Bi3Zn3Bi2। तो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। अब उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के ये मिलते हैं। -2 को और -1 का एग्जांपल मैंने वहां पर बिल्कुल सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ -3 का एग्जांपल मैंने गलत ले लिए थे वहां पे, PCl3, ACl3, क्योंकि वहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं, है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास किसकी होगी, हमारे पास इनकी अगर मैं लिखूं +3 और +5। अब पॉजिटिव पे चलते हैं, है ना, पॉजिटिव पे चलते हैं। +3 और +5 होगी। +3 ज्यादा स्टेबल होती है, +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और +3 में मोस्टली सारे ही मिलते हैं, जैसे अभी मैंने बनाए थे, है ना, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, और भी मिल सकते हैं, है ना। +5 में कुछ एलिमेंट्स कम है। नाइट्रोजन तो जनरली बनाता ही नहीं है +5। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर देन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना। कोवेलेंसी की बात करूंगा मैं यहां पर दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अभी देखो नाइट्रोजन नहीं बना सकता इस 5 बॉन्ड, तो ये 3 में ही एग्जिस्ट करेगा। अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो ये बना सकता है, PCl5 बना लेता है, ये भी सारे बना सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दो, हम जब यहां पर पहुंच जाते हैं बिस्मथ पे, है ना, एंटीमनी से बिस्मथ पे आते हुए, तो यहां पर BiCl5 बन तो जाता है, BiF5 सिर्फ एक ही बनता है, BiF5 सिर्फ एक ही, है ना, और कोई नहीं बनता बिस्मथ का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है। ये बन जाते हैं SbF5, SbCl5, है ना, SbBr5, और ये भी बन जाते हैं AsF5, AsCl5, है ना। ये नहीं बनते, क्यों, क्योंकि वही रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट का। क्या रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने पहले भी बताया, अभी जब हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पर क्या लग रहा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बना पाते, ये 5 की जगह ये 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हुआ था, वो सब हमने एक्सप्लेन किया अभी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन बिहाइंड दिस फेलियर। तो हमारे पास BiF5 ही कंपाउंड बना सकता है, इस बात को भी आप अच्छे से जान लीजिए। तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म है। तो आपने देखा कि -3, -2, 1, +3 और +5, इनमें जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाली है। और कोई पूछ ले आपसे कि सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो कौन सी है, +3।
सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली के लिए कौन है? +3 NCl3F NPCl3 ASCl3। तो 3 इलेक्ट्रॉन वो इजीली दे देगा उसको, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 हमारे पास हैलोजन जुड़ चुके थे उसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज कोवैलेंसी। दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या? कोवैलेंसी का मतलब कि कितने फर्दर एटम से जुड़ सकता है हमारा एलिमेंट। हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन है, सपोज नाइट्रोजन, बाकी सारे के सारे NPASSBBI ये सारे के सारे तो पेंटावेलेंट हो सकते हैं। पेंटावेलेंट मतलब 5 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, पेंटावेलेंट 5 के साथ। लेकिन ये नहीं बना सकता, ये सिर्फ 3 के साथ ही बनाएगा या 4 के साथ भी बना लेगा, 5 तो बना ही नहीं सकता। 3 में अगर एग्जांपल देखूं तो NH3, 4 में अगर एग्जांपल देखूं तो NH4 पॉजिटिव। इससे ज्यादा नहीं बन सकते क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो फर्दर शेयरिंग नहीं करने वाला है। तो कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी इतना सा ही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमने कर ली है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो एक देख सकते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक लास्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर क्या है? सपोज करो HNO3 है, नाइट्रोजन का देखूंगा HNO3 है, 3 HNO3, दिस इज कम HNO2 प्लस NO3। तो अब देखोगे कि दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें -3 होगी, इसमें +3 होगी और इसमें +2 होगी। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वैलिड हो रही है यहां पर, है ना, HNO3 इसके केस में। मैं एक बार इसको बैलेंस करता हूं, 1 मिनट रुको। HNO2 में आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +1 - 4 दैट इज +3। यहां पर +3 होने वाली है। अगली हमारे पास +5 में जाएगी, दैट इज व्हाट, NH2 नेगेटिव, ये बनेगी, ठीक है। तो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। इसमें जो एनायन है हमारा वो NH2 नेगेटिव बनने वाला है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन में टूट जाता है, बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड बिहेविंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अगले लेक्चर 2 में हम बात करेंगे फर्दर, हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी की कुछ केमिकल रिएक्टिविटी है इसकी नाइट्रोजन फैमिली की, वो रहती है, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक शुरू कर रखी है, मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट है, फिलहाल पी ब्लॉक आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप फिलहाल एक तो शॉर्ट्स देखिए, शॉर्ट्स में बिल्कुल बेस +1 का जो बेस है वो थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर करवा रहा हूँ, है ना। स्मॉल चीज़ें पढ़ोगे तभी आप लार्ज चीज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो हम ऐसे ही करते रहेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आया है तो। थैंक यू सो मच।